हेलो एवरीवन, मैं आशीष पालीवाल, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डाइट फिरोजाबाद से आज आपके टॉपिक शैक्षिक प्रशासन जो कि आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विषय शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन से लिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले हम उस कार्य करने के उपरांत हमको क्या क्या हासिल होगा, हम क्या क्या प्राप्त कर सकेंगे, उन लक्ष्यों को निर्धारित कर लेते हैं जिनको हम शिक्षण उद्देश्य के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास के पश्चात हम किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे, सबसे पहले उन पर एक सामान्य नज़र डाल लेते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास के बाद हम शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कर सकेंगे, शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र स्पष्ट कर सकेंगे, शैक्षिक प्रशासन के महत्व को बता सकेंगे और पोस्ट कॉर्प के अर्थ को भी स्पष्ट कर सकेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहा शैक्षिक प्रशासन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अंदर, जनतंत्र के अंदर सभी की शिक्षा की व्यवस्था करना एक राष्ट्र का दायित्व है। वर्तमान समय में हम सभी देख रहे हैं कि जो समाज में परिवर्तन आते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान शिक्षा का होता है। शिक्षा उस परिवर्तन का एक मूल आधार है और उत्तम शिक्षा का जो आधार होता है वो एक अच्छे शैक्षिक वातावरण से निकलता है। अगर शैक्षिक वातावरण हमारा उत्तम नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो हम अच्छे विद्यार्थियों की, अच्छे भविष्य के नागरिकों की कल्पना नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो जन शिक्षा है उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक अच्छी शैक्षिक व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है। शैक्षिक व्यवस्था यानी कि शैक्षिक प्रशासन, यहीं से हमारा ये शैक्षिक प्रशासन की जो संकल्पना है उसका आविर्भाव होता है। और जो हमारा संगठन है, जो हमारा प्रशासन है, अगर वो हमारा अच्छा होगा तो हम शिक्षा के जगत की जो शैक्षिक असमानताएं हैं, कहीं भेदभाव हो रहा है, कहीं ऊंच नीच की जो हमारी जो विभिन्न हम अपने समाज में देखते हैं असमानताओं को, उनको दूर करने का कार्य हम कर सकते हैं, बशर्ते हमारा जो शैक्षिक वातावरण है वो अच्छा हो। और शैक्षिक वातावरण का, जैसे मैंने बताया, कि उसको अच्छा करने का मूल आधार हमारा अच्छा शैक्षिक प्रबंधन होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा शैक्षिक प्रशासन का जो शब्द है ये हमारा किस रूप से आया, इसके पीछे जो हम देखें, इसको अगर हम शब्दों को अलग अलग करके देखें तो शैक्षिक प्रशासन यानी कि शिक्षा के शैक्षिक वातावरण में प्रशासन के सिद्धांतों का, प्रशासन के नियमों का प्रयोग करना। अब शब्द आता है प्रशासन। ये जो शब्द है इसकी अगर हम इसके जो रूट वर्ड में जाएं, इसके जो मूल उत्पत्ति है, तो प्रशासन शब्द लैटिन भाषा के, इसका जो रूट वर्ड है वो है मिनिस्टर। मिनिस्टर इसका मतलब होता है सेवा करना या सर्विस करना, अर्थात वो कार्य जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। इसको हम आसान शब्दों में बोले, एक आम आदमी के शब्दों में बोले, तो प्रशासन एक चेतना पूर्ण ध्येय की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा जो शैक्षिक प्रशासन है वो इसका संबंध, इसको जो अर्थ को समझने के लिए इसका जो संबंध है वो 3 तथ्यों से है। जो पहला तथ्य इसमें क्या हुआ कि जो शिक्षा संबंधी जो नीति निर्धारण है, जो शिक्षा का संचालन करके उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसकी योजना बनाना। दूसरा तथ्य क्या रहा, शिक्षा से संबंधित योजनाओं का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन करना। और तीसरा क्या रहा, जो क्रियान्वित की गई योजनाएं हैं उनका उचित मूल्यांकन करना। यानी कि जो हमारे 3 तथ्य हुए, ये हमारा पहला तथ्य इनपुट से संबंधित हो गया, दूसरा प्रोसेस से और तीसरा आउटपुट से, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। अब हम चलते हैं शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा। जो हमारे जो मुख्य इसमें शिक्षाविद हैं उन्होंने कुछ अपनी विशेष शब्दों में परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के अनुसार शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से भी संबंधित होता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड द मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स एज वेल एज विद ह्यूमन रिलेशनशिप। एल.एस. चंद्रकांत जी ने इस शैक्षिक प्रशासन की व्याख्या अपने शब्दों में इस प्रकार की है
कि यद्यपि शैक्षिक प्रशासन की कोई एक सर्वमान्य स्वीकृत परिभाषा नहीं है, फिर भी इसका संबंध व्यक्तियों के अच्छे समूह और उनकी क्रियाओं से संबंधित होता है। Although there is no single accepted definition for educational administration, there is general agreement that is concerned with the dealing and coordinating the activities of good groups of people. डॉक्टर जी.एस. वर्मा अपने शब्दों में कहते हैं कि शैक्षिक प्रशासन अपने विभिन्न प्रशासकीय तत्वों के रूप में एक समन्वित कार्य है, टास्क है। Educational administration is a coordinated task in the form of administrative elements. तो जैसा कि हमने देखा, शैक्षिक प्रशासन को विभिन्न लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसको परिभाषित किया है। अब हम चर्चा करेंगे शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में कि इसकी कार्यसीमा ये कहाँ किस किस क्षेत्र में हम शैक्षिक प्रशासन सहयोग करता है हमारा। तो जैसे कि अभी हमने पिछली परिभाषाओं को ध्यान से देखा, तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा और प्रशासन में ये शैक्षिक प्रशासन दो पक्षों पर विशेष बल देता है। पहला, भौतिक संसाधनों का समुचित संगठन करना, और दूसरा, मानवीय संसाधनों का प्रभावी संगठन करना। तो इन दोनों के आधार पर हम जो शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र जो कि बहुत ही व्यापक हमको परिलक्षित हो रहा है, तो उसको हम 5 बिंदुओं में समराइज कर सकते हैं। जो स्कोप है हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको 5 एरियाज़ में हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें पहला आता है हमारा मानक संरचना, लीगल स्ट्रक्चर। दूसरा, विद्यार्थी यानी कि प्यूपिल्स। थर्ड है हमारा व्यक्ति यानी कि पर्सन। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर पे वित्त यानी कि फाइनेंस। और लास्ट पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। अब हम एक एक करके सभी के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जो हमारा पहला क्षेत्र में हमने पहला पॉइंट दिया, मानक संरचना यानी कि लीगल स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारा जो शैक्षिक प्रशासन है वो इसके द्वारा हम शैक्षिक संस्थानों की शक्तियाँ, उनके नियम, उनके कायदे, उनके कानून आदि निर्धारित करते हैं। संगठनात्मक एवं प्रशासनिक संरचना के निर्माण हेतु कानूनी संरचना आवश्यक होती है जो हमको शैक्षिक प्रशासन प्रदान करता है। सेकेंड एरिया हमारा विद्यार्थी यानी कि प्यूपिल। तो शैक्षिक प्रशासन में जो हमारा विद्यार्थी है वो केंद्र बिंदु है। हम सभी देख रहे हैं हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो छात्र केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है। हमारा जो मेन फोकस है, पहले हमारे टाइम में वो जो सेंटर था एजुकेशन का वो टीचर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। हमको हमारी हर प्रक्रिया विद्यार्थी के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो इसीलिए शैक्षिक प्रशासन में विद्यार्थी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। शैक्षिक प्रक्रिया एवं उसके जो तथ्य होते हैं वो सभी विद्यार्थी के लिए होते हैं। अतः समाज की मांग के अनुसार, रुचि, आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उसी के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। थर्ड हमारा एरिया रहा व्यक्ति, पर्सन। शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास हेतु जो हमारा मानव शक्ति है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो बेस माना गया है। शिक्षकों का चयन करना, उनको ट्रेनिंग देना यानी कि प्रशिक्षण प्रदान करना, उनको सेवा प्रदान करना, वेतनमान की सुविधा देना, समय समय पर उनको उनका गाइडेंस और काउंसलिंग करना, उनका सुपरविज़न करना, उनका इंस्पेक्शन करना, ये सभी कार्य शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वित्त, फाइनेंस। आय और व्यय का रेखांकन और लेखा परीक्षण से संबंधित सभी कार्य भी शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। जैसे फीस का निर्धारण करना है, कर लगाना है, पुस्तकालय शुल्क, विभिन्न प्रकार के शुल्क का निर्धारण करना है, ये भी हमारा शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। और हमारा लास्ट जो एरिया रहा वो रहा पाठ्यक्रम। विद्यार्थियों की रुचियों, हमारे जो शैक्षिक लक्ष्य हैं, उन उद्देश्यों के अनुसार शैक्षिक प्रशासन डे बाय डे पाठ्यक्रम को एक रिव्यू करता है, उसका
जो उसके साथ में उसके क्रियान्वयन के रूप में जो समस्याएं आती हैं उनको सॉर्ट आउट करता है, उनका समाधान निकालता है। जो हमारे समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, जो हमारे नित्य नई वैज्ञानिक खोज हो रही हैं, उनको पाठ्यक्रम में समावेश किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है, और जो समय के साथ जिन्हें परिवर्तन होता है उनके हिसाब से पाठ्यक्रम को अपडेट किया जाता है। बहुत छोटा एग्जाम्पल, जैसे हमारा सौरमंडल में पहले 9 ग्रह होते थे, वर्तमान में 8 ग्रह हैं, तो पाठ्यक्रम को हमको समय के साथ अब विद्यार्थियों को अपग्रेड करना है, तो हमारा पाठ्यक्रम हमारा उसी के हिसाब से तैयार रहना चाहिए। तो इसी प्रकार पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों का भी चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो शैक्षिक प्रशासन है उसका पूरा कार्यक्षेत्र शिक्षा से जुड़े हुए प्रत्येक पक्ष को स्पर्श करता है और प्रभावित करता है। तो ये रहा हमारा शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र। अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी शैक्षिक प्रशासन के कार्यों के बारे में। तो ये क्या क्या कार्य संपन्न करता है शैक्षिक प्रशासन, तो एक बिंदुवार इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला कार्य हमारा वो है प्लानिंग करना, आयोजन करना। इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, जो हमारी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, जो हमारे समुदाय में हमारी स्थिति क्या है उसका निर्धारण किया जाता है, जो हमारे विद्यालय के उद्देश्य हैं उनका हिसाब से कार्यक्रम बनाया जाता है, उस कार्यक्रम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कार्यक्रम की हमारी क्या इफ़ेक्टिवनेस होगी उसका मूल्यांकन करना। तो ये हमारा पूरा एक प्लानिंग का एरिया है ये। इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा वर्क एरिया है, फंक्शन है हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है निर्णय लेना, जिसमें वो निर्णय भी हम अलग अलग समय सीमा के आधार पर लेते हैं। जो समस्या की प्रकृति है, जो हमारी परिस्थितियाँ हैं उसके आधार पर लिए जाते हैं। तो इसमें निर्णय किस किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमारा दैनिक सामान्य निर्णय जो हम डेली बेस पे लेते हैं, रूटीन हमारे डिसीजंस होते हैं। दूसरा हमारा नीतिगत निर्णय, यानी कि जो हमारे पॉलिसी से जुड़े हुए डिसीजंस होते हैं। हमारे वैयक्तिक निर्णय, यानी कि जो हमारे पर्सनल या इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं। और इसी प्रकार जो सामूहिक निर्णय, यानी कि जो कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं। तो ये कार्य भी हमारा शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनाइज करना, यानी कि संगठन करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। यहाँ पर एक जॉन वाल्टर जो हमारे शिक्षाविद हैं वो कहते हैं कि जो संगठन में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉमन गोल के लिए कार्य करते हैं। तो जब हमारा गोल को एक सामान्य है, जो हमारा गोल एक कहना चाहिए सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए उभयनिष्ठ है वो गोल, तो उसके साथ से संगठन को भी हमें ऑर्गेनाइज करना होगा। अब संगठन हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा एक औपचारिक फॉर्मल्स ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा हमारा अनौपचारिक संगठन। औपचारिक में हमारा एक उद्देश्य फिक्स होता है और उसके हिसाब से हम अलग अलग स्टेजेस का निर्माण करते हैं। जैसे जब संगठन बड़ा होता जाएगा उसी के हिसाब से इसके संचालन की प्रक्रिया विस्तृत होती जाएगी। वही जो हमारा अनौपचारिक संगठन है वो एक हमारे पर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं उसके आधार पर निर्मित होता है, और समय समय पर जब हम उनमें आपस में चर्चा करते हैं, हमारे संगठन जो हमारे संबंध मजबूत होते हैं, तो उसी प्रकार हमारा ये संगठन भी है वो मजबूत होता जाता है। ये संगठन मुख्य तौर पर सहयोग के द्वारा, आपसी सहयोग जो हम आदान प्रदान करते हैं, सामाजिक संकेत होते हैं, हमारी परंपराएं होती हैं, उसके द्वारा निर्धारित होता है। तो ये हमारा रहा संगठन करना, ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी जो क्षेत्र है। नेक्स्ट हम कहते हैं ऑपरेटिंग, यानी कि कार्य करना। ये भी हमारे एक एजुकेशनल एडमिशन का एक पार्ट है। इसका तात्पर्य है कि योजनाओं को व्यवहारिक और मूर्त रूप से क्रियान्वित करना। इसमें भी हमारे बहुत सारे कार्य आ जाते हैं ऐसे जुड़े हुए, जैसे हमारा किसी को आदेश देना है, उसका मार्गदर्शन करना है, गाइडेंस करना है, उसका निरीक्षण करना है, सुपरविज़न है, उसको मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है, समन्वय करना है, कोऑर्डिनेट करना है, और उसको डायरेक्ट करना है, यानी कि निर्देशित करना है। इसी प्रकार हमारा शैक्षिक प्रशासन मूल्यांकन करने का भी कार्य करता है, जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी संगठन है, अगर उसकी हम नियमित रूप से उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्यों से दिग्भ्रमित हो जाता है। तो किसी भी संगठन के लिए एक आधार होता है कि उसका समुचित, वैध और विश्वसनीय मूल्यांकन किया जाए, जिससे हमारे संगठन का भविष्य में विकास हो सके। तो मूल्यांकन करना का कार्य भी हमारा शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। अब हमारा अगला शिक्षण बिंदु है शैक्षिक प्रशासन का महत्व। तो जैसा कि अभी तक हमने उसके शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र,
उसकी प्रक्रिया, उसके कार्य के बारे में पढ़ा, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारा शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि जो प्रशासन है वो किसी भी संगठन अथवा संस्था को उसके आदर्शों, उसकी सफलता तक और उद्देश्यों तक पहुंचाने में सहायक होता है। अगर हमारा प्रशासन अच्छा है, व्यवस्थित है, तो वो हम अपने जो लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है उसकी सहायता से हम विभिन्न क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से नियोजित कर सकते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हम विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जैसे हमारा विद्यालय भवन की योजना है, शिक्षकों कर्मचारियों का चयन करना है, शिक्षकों कर्मचारियों का वेतन है, शैक्षिक पाठ्यक्रम जो हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं और जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रिया यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनकी व्यवस्था करना, छात्रों को निर्देशन प्रदान करना, उनको गाइडेंस करना, उनका मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों का चारित्रिक निर्माण करना, विद्यालय संचालन के लिए धन प्राप्त करना और विद्यालय संगठन में एक योग्य नेतृत्व प्रदान करना, यानी कि एक एबल लीडरशिप को डेवलप करना। ये सभी कार्य हम शैक्षिक प्रशासन की सहायता से कर सकते हैं, जो कि शैक्षिक प्रशासन के महत्व को रेखांकित करते हैं। शैक्षिक प्रशासन के द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करके राष्ट्र के नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण में एक प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं वर्तमान में जो हमारी शैक्षिक समस्याएं हैं नित्य नए स्वरूप में हमारे सामने आ रही हैं और देश में जो शिक्षा की मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से नए विद्यालय खुल रहे हैं, नित्य नवीन प्रवृत्तियाँ विकसित हो रही हैं और इसकी वजह से जो शैक्षिक प्रशासन है उसकी जानकारी होना शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। अगर उनकी जानकारी नहीं है जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको, तो हम बालकों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे और हमारी समस्याएं जटिल होती जाएंगी। इसके विपरीत अगर जुड़ा हुआ जो लोग हैं उनको ज्ञान है तो वो इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनको एक नवीन रूप से नवाचार के तौर पर उनका हल ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए प्रशासक हैं या भावी प्रशासक हैं उनको शैक्षिक प्रशासन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और अगर उनको इस बात का ज्ञान है तभी वह पूर्ण योग्यता और दक्षता के साथ प्रशासनिक कठिनाइयों को समझ सकेंगे और प्रशासन को सुचारू रूप से चला सकेंगे। अब हम अपने आज के इस लेक्चर के अंतिम शिक्षण बिंदु पर आते हैं जो कि है पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा एक इसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे सम्मुख विभिन्न विचारकों द्वारा अनेक प्रशासनिक विचारधाराएं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, ओलिवर सेल्डन आदि का नाम आता है। तो अब हम चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में भी शामिल है, लूथर गुलिक के द्वारा दी गई जो विचारधारा है उसमें उन्होंने क्या प्रत्यय दिया। तो लूथर गुलिक ने सन 1937 में पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक में जो संपादन कार्य किया उसमें उन्होंने प्रशासन से जुड़े हुए नियमों पर काफ़ी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने प्रशासन के 7 कार्य बताए और इन कार्यों को एक सम्मिलित रूप में नाम दिया गया पोस्ट कॉर्प, POSDCORB। इस चिन्ह का जो प्रत्येक शब्द है वो प्रशासन के कार्यों को संबोधित करता है। अब हम एक एक करके इन अक्षरों से जुड़े हुए जो हमारे शब्द हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हमारे प्रशासन के कार्य हैं, जो पोस्ट कॉर्प है, इसका पहला शब्द आता है P यानी कि प्लानिंग,
नियोजन ये किसी भी संगठन का एक प्रमुख और सर्वोपरि कार्य है। नियोजन का अर्थ होता है कि जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति हेतु उपलब्ध वैकल्पिक नीतियों, विधियों और कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना, ये हमारा नियोजन है। पी के बाद आता है ओ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। इसके अंतर्गत नियोजन को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो हमारी क्रियाएं हैं उनका निर्धारण, उनको विभिन्न भागों में विभक्त करना, विशिष्ट व्यक्ति या उस व्यक्ति समूह को सौंपना और उनके मध्य पारस्परिक संबंधों को परिभाषित करना भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है हमारा एस यानी कि स्टफिंग, नियुक्तियाँ। स्टफिंग से तात्पर्य है प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु योग्य एवं कर्मठ व्यक्तियों की नियुक्ति से, अर्थात इसके अंतर्गत पदाधिकारियों यानी कर्मचारियों का चयन करना, उनकी भर्ती, उनका मूल्यांकन और उनका प्रशिक्षण इसमें सम्मिलित होता है। POS अब आता है हमारा D यानी कि डायरेक्टिंग, निर्देशन। इसका अर्थ, इससे जो हमारा आशय है वो सिद्धांतों और नीतियों के अनुसार किसी कार्य के क्रियान्वयन है, यही हमारी प्रक्रिया कहलाती है निर्देशन। इसके अंदर आदेश देना, निरीक्षण करना, गाइडेंस करना, मोटिवेट करना शामिल है। डी के बाद आता है हमारा CO यानी कि कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। ये प्रशासन का वह कार्य है जो किसी भी संगठन के विभिन्न विभागों, सदस्यों, उसके समूहों के मध्य एक एकीकरण को स्थापित करता है। नेक्स्ट आता है हमारा R यानी कि रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना। इसके अंतर्गत प्रशासक अपने संगठन में हुए जो कार्य हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनका विवरण तैयार करता है। और R के बाद आता है B यानी कि बजटिंग, जो कि हमारा लास्ट वर्ड है। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित समय सीमा के अंदर राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा तैयार करते हैं। तो ये रहा हमारा संपूर्ण वर्ड पोस्ट कॉर्प। अंततः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन हमें विभिन्न अपने तत्वों, निहित सिद्धांतों और कार्यप्रणालियों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। धन्यवाद।